बीबीसी कॉलम लिखती थी, क्यों छोड़ दिया? अब आप लोग मुझे टीवी पे नजर आते थे कहीं कहीं, किसी जगह आप नजर आ रहे हैं तो कहीं वो उमर चीमा नजर आ रहा है, तो एक और हमारी क्लास फेलो होती थी, सारे लोग ही नजर आते थे मुझे। तो अंदर अंदर एहसास होता था कि भाई तो काफिले से बिछड़ गए और वक्त वहीं रुका हुआ है, आगे गया नहीं, हमारा कुछ वक्त ने बिगाड़ा नहीं। वैसे ही है। दीला ये औरतें कौन है जिनके साथ ताल्लुक का इल्ज़ाम तुम मुझ पे आयद करती हो? ये वो ठुकराई हुई औरतें हैं जिनको घरों में मोहब्बत नहीं मिलती, जिनकी ज़ात की नफ़ी की जाती है। मैं इन औरतों को अपने अल्फाज से सजाता हूँ, संवारता हूँ, इनको फिर जीने का हौसला देता हूँ। मैं इनको ये बताता हूँ कि इनसे कोई मोहब्बत कर सकता है। मैं उनको ज़िंदा रखता हूँ अपने अल्फाज से। ये सुन के तो मुझे खुद हैरत होती है कि ये मैंने लिखा, मतलब मैंने एक ठरकी को अजीम बना दिया। नॉवल, ड्रामे, इवन के आपके कॉलम जो बीबीसी में आप लिखती थी, नाम बड़े अजीब थे। उल्लू बराए फरोख्त नहीं, उड़ेंगे पुरजे, एक हाथ पे लहू एक हाथ पे मेहंदी, ये इस टाइप का नाम था। ये नाम थोड़ी डिफरेंट कैसे क्यों रखती हैं? पंजाब ने जितने खूबसूरत उर्दू को शायर दिए हैं और भी ज़बानों को, तो मेरा ख्याल है कि कोई और ख़ित्ता इतना ज़रखेज़ नहीं है। आशिकी में यूज़ होती है, पॉलिटिकल कैरियर में शायरी यूज़ होती है, उदासी में, खुशी में, हर जगह तो शायरी यूज़ होती है। न लाल बाग जाते, न बालम खीरा खाते, न उंगली कटती, न जान जाती। खलील साहब तो पुराने वक्तों के आदमी हैं, उनमें इतनी हिम्मत है कि वो स्कैंडल बनवा लेते हैं। जो ड्रामा राइटर है ना, उसको फिल्म उस तरह कैप्चर करनी आती नहीं है क्योंकि वो लंबी बात करता है। मोहब्बत एक ही दफ़ा होती है? नहीं जी, मोहब्बत एक ही दफ़ा होती है। नवाजिशात की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं लेकिन रेसिप्रोकेट नहीं किया जाता। शेक्सपियर का ड्रामा जिसने पढ़ लिया हो उसको 4 कढ़ाइयाँ, 2 पतीलियाँ, 3 कफगीर और 1 दस्तपना क्या डराएगा जी? जब एक स्टार्व्ड, एक अनलव्ड क्रीचर है, उसको कहीं फंदे में लगी हुई मोहब्बत मिलेगी तो वो जाके फंस जाएगी। राइटर बनने का शौक शुरू से था या इत्तफाकन हादसा आप इसमें आ गए? चीज़ें जहन में आती हैं। आवर्त की कैफियत अल्लाह का करम है कि नहीं है, अता का मामला है और आमद है। मोहब्बत तो जी आंखों पे पर्दा डाल देती है। आपको जो लक्ष्य अवार्ड दिया गया था वो किस लिए दिया था? जुगता जो चीज़ें पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में अच्छी नहीं लगती, आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा है, आपको लगा यहाँ ये गलत है, ऐसा ना हो तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। डायरेक्टर्स राइटर को कुछ नहीं समझता फिल्म में, क्योंकि होता भी ऐसे है, क्योंकि फिल्म में कैप्टन ऑफ द शिप होता है डायरेक्टर। आप ये क्यों नहीं मान रही कि आप अच्छे राइटर नहीं है, यहाँ कंटेंट अच्छा बन नहीं रहा? हमारा डायरेक्टर बेचारा क्या करे जी, 500 तो स्क्रीन है, फाइनेंसर ने देने आपको 6-7 करोड़ रुपए फिल्म बनाने के लिए, इतने में लोग घोड़ा नहीं दौड़ा सकते। आप फिल्म बनवा रहे हैं। जिनके एक साहिब ज़ौक़ लोग हैं, एस्थेटिक्स उनकी हाईली डेवलप्ड है, बिल्कुल ऐसे उन लोगों को आप उसरत में पड़ा हुआ देखते हैं तो बहुत दुख होता है। मुझे ये बताइएगा कि इंडिया का नेटफ्लिक्स पे बहुत कंटेंट पड़ा हुआ है, हमारा क्यों नहीं है? ये खुदगर्जी क्या, कुट खान ली थी, मोहब्बत नहीं करनी को कुट्टे जा रहे हैं, हम कह रहे हैं मोहब्बत है। स्टॉकहोम सिंड्रोम तो नहीं है ना, मोहब्बत है जी। अच्छा, आप कोकला छिपाकी खेलती थी? आपके वो कोकला, बंदर किला कोकला, आपके नॉवल में मैंने पढ़ा है। बड़े खेले, बड़ी पिटाई खाई, वो कोकले से बड़ी कुट खाई है। उसका हाथ हाथों में लेके जब मैं कहता था अब छुड़ाओ तो जानूं, रस्म बेवफाई को आज मोतबर मानूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की जो गलबात है वो एक पाकिस्तान की बड़ी फेमस राइटर है और बड़ी ही अच्छी शख्सियत की मालिक है, और इत्तफाक से वो मेरी क्लास फेलो भी हैं। पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के एक बड़ा नाम आमना मुफ्ती आज हमारे साथ हैं। आमना, वेलकम टू द शो। थैंक यू नहीं भाई, और आपने एक बात तो बताई नहीं। क्या? कि मैं आपकी क्लास फेलो ही नहीं, आपकी बेगम की दोस्त भी। जी, ये मेरी साली साहबा भी हैं। जी बिल्कुल। अभी ये बताते हुए आप शर्मा रहे थे। नहीं, शर्मा नहीं। कैसी है आमना? अल्लाह का शुक्र। कैसा लग रहा है 2 क्लास फेलो आपस में गपशप लगाते? बस ऐसे लग रहा है कि जैसे वक्त वहीं पे रुका हुआ है और वक्त वहीं रुका हुआ है, आगे गया नहीं, हमारा कुछ वक्त ने बिगाड़ा नहीं। वैसे ही है। क्या चल रहा है आजकल? लिखना दिखाना चल रहा है? जी, लिखने दिखाने का सिलसिला है, स्क्रिप्टिंग चल रही है, एक ड्रामा लिख रही हूँ
और एक नावल है जिसका मैं अभी जिक्र कर रही थी कि पिछले 5 बरस से उसके 2 चैप्टर्स लिख के बैठी हुई हूँ। क्यों इतना 5 मतलब 5 साल सिर्फ 2 चैप्टर? आपने तो नावल भी पहले भी लिखे हैं, आपका एक्सपीरियंस भी है, इतने सारे ड्रामे लिखे, टीवी सीरीज लिखी, आपने शायरी को भी हाथ लगाया, ट्राई की, लेकिन फिर आपने समझा कि इसमें इतने पैसे वैसे नहीं हैं, जी जी तो ड्रामा लिखते हैं, इसमें पैसे भी अच्छे हैं, तो इसी को कंटिन्यू किया। कैसे ख्याल आया मैथ्स कम पढ़ने के बाद? चले शुरू से शुरू करते हैं कि राइटर बनने का शौक शुरू से था या इत्तफाकन हादसा आप इसमें आ गए? नहीं, मैं एज अ प्रोफेशनल राइटर तो कभी नहीं सोचा था मैंने। अभी आपने पॉडकास्ट शुरू होने से पहले जो बात कही थी, बात वही थी। दिमाग में ये था कि साइंस की तरफ ही, क्योंकि यही था जहन में कि ये क्या मतलब शायरी तो एक वो चीज़ थी ना जिससे लुत्फ लिया जाता है, अदब भी वो चीज़ थी। तो प्रोफेशन तो हम उस चीज़ को समझते हैं ना जिससे कुछ कमाया जाता है। तो कमाने का शुरू से जहन में ये कभी नहीं आया कि किसी पे डिपेंड करेंगे, ये कभी नहीं आया। हालांकि वालिद साहब ने ज़मीन वगैरह नाम कर रखी थी, लेकिन देखिए वो तो वालिद साहब ने दी थी ना जी, खुद तो कमाना था ना, 2 हाथ दिए थे खुदा ने, तो कुछ करना था। तो फिर ये था कि जब एफएससी की तो साइंस की सिर्फ एक फील्ड सामने थी जो मेडिसिन थी। उस वक्त हमारे ज़हन में यही होता है, डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए, और मेडिसाइंस की एक ही फील्ड थी सामने। ये नहीं था पता कि इसमें और भी बहुत सारी, एक वेग सी चीज़ थी। तो करियर काउंसलिंग होती नहीं थी, बिल्कुल। करियर काउंसलर कौन होता था? एक कोई ताया, मामा, चाचा, कोई बड़ा बुजुर्ग आके बैठ जाता था और वो एक प्री फीडेड नोशंस के तहत आपको कहता था बेटे डॉक्टर बन जाओ जी, बेटे टीचर बन जाओ, बच्चों को पढ़ा लोगी। डॉक्टर तो एक नोबल प्रोफेशन था ना, कि डॉक्टर बन गए तो फिर तो जिंदगी सफल है। दूसरी बात क्या होती थी? टीचर बन जाओ, बच्चों के साथ ही वापस आ जाओगी, बच्चों के साथ ही छुट्टियां हो जाएंगी। मतलब दैट सीम्ड सो बोरिंग। जब इस किस्म के करियर काउंसलर आपको ये कहते थे तो दिल घबराता था कि अच्छा, मतलब बच्चे अच्छी चीज़ होते हैं, लेकिन अगर आप उनके साथ कोई बाउंड कर दे कि आपका करियर भी इसीलिए होगा कि वुड बी मैरिज एंड वुड बी किड्स, तो आपकी अपनी कोई अफ्तादे तबाह नहीं है। तब जाके मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं तो बुनियादी तौर पे एक सहाफ़ी हूँ। एंड आई गॉट अ न्यूज़ नोज, जिसको खबरनाक कहते हैं। उस वक्त पे जर्नलिज्म सिर्फ लाहौर कॉलेज में होता था। एफएससी से किस तरह जान छुड़ाई वो एक तवील कहानी है, लेकिन भाग गई वहाँ से। और जहाँ का थी पहुँची वहीं पे खाक, जहाँ का खमीर थी मैं वहीं पे पहुँच गई। और मैंने वहाँ से जर्नलिज्म और अंग्रेज़ी अदब लेके मैंने और बीए किया। उसके बाद आपसे मुलाकात हो गई पंजाब यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर्स में, मैथ्स कॉम। फिर मैथ्स कॉम में मास्टर्स किया। इस दौरान शौकिया अदब तो साथ चल रहा था, वो मैं पढ़ती थी। अच्छा, अब चूंकि शौक पढ़ने की हद तक था, पढ़ने की हद तक था। शायरी तो एक आपको पता है कि हमारे खून में है। जी, पंजाब ने जितने खूबसूरत उर्दू को शायर दिए हैं और भी ज़बानों को, तो मेरा ख्याल है कि कोई और ख़ित्ता इतना ज़रखेज़ नहीं है। तो बस वैसे भी यूज़ बड़ी जगह होती है ना, आशिकी में यूज़ होती है, पॉलिटिकल कैरियर में शायरी यूज़ होती है, उदासी में, खुशी में, हर जगह तो शायरी यूज़ होती है। जी, क्योंकि देखिए आपने एक मिसरा कह दिया तो समझ लिया आपने पूरा एक नज़रिया बयान कर दिया ना। तो बस वो शौक़ था, लेकिन उसमें बहुत सारे नाजुक मकाम आते थे जहाँ से हमारे जैसे लोग नहीं गुजर सकते। शायर बहुत कुछ फेस करते हैं, तो मैं शायद उतना समझ लीजिए कि एक आप ठहरी एक प्रैक्टिकल खातून। मैं शायद I was way too practical for be a poet। मेरे ख्याल जिसने अपने हाथों से कमाने का सोचा हो, जाहिर है वो शायर कैसे बन सकता? शायरी का क्योंकि ये मसाइल थे हमारे यहाँ भी हैं, तब भी थे। तो मतलब वो एक बहुत ही, मैं समझती हूँ कि नाजुक एहसासात के मालिक होते हैं जो शायर होते हैं। मैं शायद थोड़ा सा सख्त मिजाज इंसान थी। तो वहाँ से चूँकि अंग्रेज़ी अदब में शेक्सपियर का एक पूरा मैकबेथ था, वो पढ़ा। जब पढ़ा तो समझ में आया कि ड्रामा राइटिंग तो भाई कमाल की शय है और इसकी ये बारीकियाँ हैं। ठीक है, वो समझ में एब्सन पढ़ा और एक तो अंग्रेज़ी के ही उस वक्त ड्रामे जो थे वो पढ़े, जो उससे स्टेज के ड्रामे, तो उससे अंदाज़ा हुआ कि ये चीज़ पढ़ी जा सकती है। मगर उस वक्त तो बिल्कुल पीटीवी था, तो हम सोच भी नहीं सकते थे पीटीवी के दरवाजे से अंदर जाना और ड्रामा लिखना। तो उस दौरान में फिर ये हुआ कि
अफसाने लिखती थी मैं, अफसाने शौकिया लिखा करती थी। शादी हुई तो एक दफ़ा तो जैसे सभी लड़कियां करती हैं, सारा कुछ बंद कर दिया और जाके देखा वो जो घर होता है, घरदारी होती है जो जिसको बड़ा बदनाम किया जाता है, उसको खोल के देखा तो शुरू में तो घबराहट हुई कि बहुत सारा काम है, लेकिन फिर उसकी निटिग्रिटी समझ में आ गई कि वो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। शेक्सपियर का ड्रामा जिसने पढ़ लिया हो उसको 4 कढ़ाइयाँ, 2 पतीलियाँ, 3 कफगीर और 1 दस्तपना क्या डराएगा जी। किचन में इतनी कोई खौफनाक चीजें नहीं है। वैसे भी जिसने ना करना हो उसने क्या डरना। नहीं, मैं नहीं डरी। अच्छा, मैं नहीं डरी। आपने किया फिर? डराया बड़ा। अच्छा, डराया बड़ा। मेरी सास ने डराया मुझे मास्क लगा के कि आ तेरा किचन में बच्चा तुझे बच्चा। बताओ कुछ भी नहीं होता जी। चावल कच्चे रह जाएं, ये चावल बैठ जाएं, ये ऐंठ जाएं, ये दाल कच्ची रह जाए या धुआं लग जाए कि मुसीबत तो नहीं आ जाती ना। ठीक है, अगली दफा ठीक हो जाएगी। ठीक है। जिसने आज जुमला कहा है उसको टेस्ट बड्स पे नागवार गुजरा है तो कहा है। दूसरी बात ये कि बेटा अभी तो शुरू है, एंड में छक्के तो एंड में लगाऊंगी। तो बस फिर क्रीज पे टेस्ट मैच था ना, 2020 तो नहीं खेल रहे थे ना। तो फिर क्रीज पे एक दफा जमे, फिर जो हमने बल्ले घुमाए तो भाई ना तमाशाई रहे तो ना विकेटें रही, ना एम्पायर रहा, फिर अकेला ही मैदान में। अब स्टेडियम है तो मैं हूँ, तो क्रिकेट है, बल्ला है, मेरी मर्जी मैं उससे टेनिस खेलूं उस बल्ले से मेरी मर्जी है मैं पैडल खेलूं। ठीक है। अब कोई बढ़ नहीं सकता मेरे स्टेडियम में। बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक दफा क्रीज पे जमना था। जब क्रीज पे जम गए तो फिर अब क्या करती फुर्सत। देन आई स्टार्टेड राइटिंग आउट ऑफ बोर्डम। मैं बहुत बोर होती थी, क्या करूं, तो लिखना शुरू किया। अच्छा, मतलब शौक नहीं था, सिर्फ बोरियत से बचने के लिए। शौक भी होगा ऑब्वियसली, शौक था। तो आप देखिए, आप एक हॉबी की कैरियर समझ के नहीं लिखा था उस वक्त। लेकिन दिमाग में कहीं एक बात थी, क्योंकि वो जो अब्बा की दी हुई जमीन से पैसे आते थे, शर्म सी आती थी। आते तो थे लेकिन ऐसे लगता था जैसे एक माजूर इंसान पड़ा हुआ, उसके लिए कहीं से वजीफा आ रहा है। मियाँ से पैसे वैसे मांगना मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। अब भी नहीं देती ना, नेवर। अच्छा, नेवर इन माय लाइफ। बहुत ही बुरा लगता था। एक आध दफा शायद कहा भी होगा, लेकिन वो जो जवाब आप दे देते ना आयशा को, मैं नहीं वो सुनती जवाब। कौन सा? अदे नहीं ने अगले महीने पहले दे देंगे, मैं नहीं सुनती। कभी हुआ ही नहीं ऐसे। चलें अब ठीक है, आयशा से पूछ ले। आयशा से फिर पूछ लूंगी। मैंने नहीं ये सुनना था जवाब कि मुझे कोई ये कहे कि अभी 5,000 रख लो। भाई मुझे चाहिए जितने, मुझे उतने चाहिए। तुम नहीं दे सकते ना, मैं कमा सकती हूँ। कोई कहे या ना कहे, भाई वो अपनी जिंदगी चला रहे हैं ना। उसके 2 हाथ हैं, एक पेट है, वो अपने पेट में डाल रहे कमा के। मेरे हाथ टूटे हुए तो नहीं है ना। मुझे तो वो वजीफा भी खलता था जो आ रहा था, जो कि ऑब्वियसली मेरे वालिद की डेथ हो चुकी थी, तो मेरा वहां से तरक्के का जो हिस्सा था मुझे मिला करता था। अच्छा नहीं लगता था कि हाथ तोड़ के बैठी हूँ। नॉवेल तो शौकिया लिखा था, लेकिन 1 नॉवेल लिख लिया, 2 नॉवेल लिख लिया। अब आप लोग मुझे टीवी पे नजर आते थे कहीं कहीं, किसी जगह आप नजर आ रहे हैं तो कहीं वो उमर चीमा नजर आ रहा है, तो एक और हमारी क्लास फेलो होती थी, सारे लोग ही नजर आते थे मुझे। तो अंदर अंदर एहसास होता था कि भाई तो काफिले से बिछड़ गए, बहुत दूर रह गए। फिर उसके बाद ये था कि एक रोज़ बैठे बैठे, काफ़ी आगे का टाइम आ चुका था, ड्रामा इंडस्ट्री प्राइवेट शुरू हो चुकी थी, तो नॉवेल 2 मेरे आ चुके थे उस वक्त। कौन कौन सा? जुरत रिंदाना वाज माय फर्स्ट नॉवेल, सेकंड आखिरी ज़माना। दोनों नॉवेल आ चुके थे। तो आखिरी ज़माना मैंने भी पढ़ा, आपने जी मैंने आपको भेजा था। हाँ। बस मैंने फेसबुक पे देखा, बाबर जावेद एक डायरेक्टर थे, तो मैंने उनको मैसेज किया। मैसेज करके मैं अभी लैपटॉप की लिड भी नहीं बंद की थी, तो मेरा फ़ोन बजा और उन्हीं का फ़ोन था। उन्होंने कहा जी आपने जो लिखा है ना आज तक, समझे मैंने बाय कर लिया। अच्छा। इट वॉज द फर्स्ट सेंटेंस ही स्पोक टू मी। मैंने 2 जुमले लिखे थे कि भाई मैं एक राइटर हूँ, मैंने 2 नॉवेल लिखे हैं, मेरा ये नाम है, मेरा ये फ़ोन नंबर है, बस। तो अब आप इसको लक कह लीजिए। अच्छा, कैसे? बस मैं तो आज तक हैरान होती हूँ क्यों। उसके बाद उसने कॉल की। मतलब पढ़ा हुआ था आपका नावल?
मुझे आज तक नहीं पता कि आपने पूछा भी नहीं बाद में? मैंने पूछा भी नहीं, क्योंकि उसके बाद काम इतना किया हमने, फालतू की बातों का वक्त ही नहीं था कि क्यों क्या क्या। अच्छा ठीक। छूटते उन्होंने कहा एक कहानी लिखेंगे। मैंने एक कहानी उसको सुनाई, बस सुनी, उसने कहा चलो कर लेते हैं काम। लिखती। दूसरी कहानी, अखबार में से खबर उसने पढ़ी थी, उसने जिक्र किया मुझसे बाबर ने कि इस तरह से एक आदमी ने अपनी 4 बेटियों को नशे में कत्ल कर दिया, इस पर कहानी लिखोगे? मैंने कहा चलो लिखते हैं। वो भी लिख दी। इसने कहा कि कुछ इस तरह का लिखें कि लोग एकदम मुतवज्जो और हमारे ये ऑडियंस है। मैंने कहा अच्छा ये ऑडियंस है, तो मैंने जहेज़ लिख दिया। जहेज़ से एकदम समझिए कि लोग मुतवज्जो भी हुए, बहुत उसकी रेटिंग भी आई और बहुत ज़्यादा होगा। उसके बाद उल्लू बराए फ़रोख्त नहीं तो मेरा एक अफसाना था, उसको लेके मेरे पास ARY की टीम आई। उन्होंने कहा जी आप इस पर ड्रामा लिख दीजिए। मैंने कहा अच्छा मैं लिख दूंगी। फिर वो किस्मत देखिए कि वो हमारे ही क्लास फेलो थे, काशिफ निसार जी। मुझे इल्म नहीं था, वो इवनिंग में थे जी, कि ये उनके पास ही जाएगा। वो बहरहाल उनके पास क्या उन्होंने बनाया, एंड इट वोन द बड़ा जबरदस्त अवार्ड जी। और उसके बाद से फिर ये है कि एक तवील सिलसिला है जो चला आ रहा है अब तक, और तादम तहरीर लिख रहे हैं। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइएगा, आपके जितने भी नॉवल, ड्रामे, इवन के आपके कॉलम जो BBC में आप लिखती थी, उस पर भी बात करेंगे। नाम बड़े अजीब थे, उल्लू बराए फ़रोख्त नहीं, उड़ेंगे पुरज़े, फिर एक हाथ पे लहू एक हाथ पे मेहंदी, ये इस टाइप का नाम था। ये नाम थोड़ी डिफरेंट कैसे और क्यों रखती हैं? देखिए नाम मैं कोई पर्पसली तो ऐसे नहीं रखती, बात यह है कि चीज़ें जहन में आती हैं। आवर्द की कैफियत अल्लाह का करम है कि नहीं है, अता का मामला है और आमद है। तो आमद में जो लफ्ज़ जहन में आता है मैं उसको उसी तरह से लिख देती हूँ। और उड़ेंगे पुरज़े तो गालिब का मिसरे का एक हिस्सा है। ठीक है। तो अब ये है कि ये चीज़ें जहन में जो ही आती हैं मैं उन पे सोचती नहीं कि लोग पढ़ के क्या रिएक्शन देंगे। मतलब उल्लू बराए फ़रोख्त नहीं, देखिए ना, नहीं उल्लू बराए फ़रोख्त नहीं। अच्छा इसमें किस तरह ये नाम आपने सोचा? देखिए इसमें जो बुनियादी तौर पे कहानी थी वो यही थी ना कि इंसान मुख्तलिफ लालच कह लीजिए व्हाटएवर, जो हमारे डायनामिक्स हैं, हमारे ज़रूरी माशरे के, पंजाब के डायनामिक्स, जहाँ पे समहाउ हम बहनों को भी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद समझ लेते हैं, क्योंकि बाप उनको दे देते हैं जायदाद, या यूं समझ लीजिए कि जो हमारे इस वक्त के विरासत के एक्ट्स हैं उनकी वजह से। तो हमें तो कुछ भी नहीं मिलना चाहिए ना जी। अब आधी विरासत है वो भी नहीं मिलनी चाहिए। तो उसके बाद हम जो हरकतें करते हैं उसके बाद हम एक एक्स फैक्टर का इंतज़ार करते हैं। वो एक्स फैक्टर कभी इबादतें होती हैं, तवील इबादतें, कभी तसव्वुफ की तरफ इंसान माइल हो जाता है और कभी इंसान काले जादू की तरफ चला जाता है। ऐसे ही जिसके लिए उल्लू, आपको पता है, नापैदी हमारे यहाँ जो बाढ़ नाउले जादूगरों ने किया है उसके तो खून से तावीज़ लिख लिख के। ऐसे ही तो मेरा ख्याल है कि मामलात को अगर हम मेज़ पे सुलझा लें तो हमें ये काले जादू, ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी। तो अगर उल्लू बराए फ़रोख्त होगा ही नहीं, अगर ये मामला शुरू ही नहीं होगा, न लाल बाग जाते, न बालम खीरा खाते, न उंगली कटती, न जान जाती। तो अब ये आपने खेल शुरू ही अजीब सा कर दिया है, इसको कहीं तो रोकना है ना। तो बीच में वली परंद फरोश था, उसने कहा मैं उल्लू ही नहीं बेच रहा। तो बेसिकली जिस अफसाने के ऊपर बेस करता था ना, उसमें ये था ये सारे डायनामिक्स कहीं कहीं तो स्टॉप होने चाहिए ना, कोई नहीं कर सकता। तो इस हायरार्की के एंड पे बैठा था वो आदमी जो सबसे कमजोर था, उसने कहा मैं उल्लू ही नहीं बेच रहा, उल्लू बराए फरोख्त नहीं है, ताकि जादू ही ना हो, ताकि वो जो एक बेबस की फीलिंग है ना उसको आप उधर से एक्स फैक्टर की तरफ तसल्ली ना दे सकें, फाइनली आपको उठ के रिवोल्ट करना पड़े। अभी तो हम तावीज़ धागों में लग के अपने दिल को बहला लेते हैं, जब आपके पास कोई सहारा नहीं रहेगा ना फिर आप उठेंगे और इनकलाब आएगा और बुलंद करेंगे अपनी आवाज़। उल्लू बेचना जब हम छोड़ देंगे, जब हम ये सहारे लोगों को देने, फिर आगे आपको पता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या किस किस जगह कौन कौन सा उल्लू बिका। BBC कॉलम लिखती थी, क्यों छोड़ दिया?
जी, ये बड़ी दिलचस्प मज़े की बात है। मैंने छोड़ा नहीं, वहाँ पे सिलसिला ये था कि एक खातून उनको चाहिए थी, बैलेंस करने के लिए 2 मर्द हज़रात लिख रहे थे। अब आप कहेंगे मर्द की जमा क्या होती है, वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगी। जी। तो तो उनको एक चाहिए थे। अब वो दोनों ही जो वहाँ काम करते हैं, वो दोनों बहुत माशाल्लाह, मतलब काम नहीं करते, फ्रीलांसर लिखते हैं, वुसअतुल्लाह खान साहब और मोहम्मद हनीफ साहब, मोहम्मद अली, दोनों बेहद अच्छा, बहुत अच्छा लिखते हैं। बासलाहियत और ऑफ बीट। हाँ, बहुत अच्छा लिखते हैं। अब उनको एक ऐसा शख्स चाहिए था जिसका अपना ही कोई अंदाज हो, जो पहले से लिखते आ रहे हैं उनका अंदाज ना। ज़ाहिर है हनीफ साहब के और वुसअतुल्लाह खान के साथ कौन लिखता। बहुत अच्छा लिखते हैं माशाल्लाह। उनके साथ अब उनको जो प्रेजेंट राइटर्स थी उनमें से मेरा बैकग्राउंड भी पता था, तो मुझे ये काम दिया गया। मैं लिखती रही, 8 बरस मैंने लिखा। फिर ये था कि आसमा शिराजी 6 या 8 बरस का, आसमा शिराजी भी वहाँ लिखने लगी। अब क्या हुआ कि आप देखिए कि 4 लोग हो गए। अब होता ये है कि आपको अंदाज़ा है कि वेबसाइट वगैरह पे ओपिनियन पेजेस इतने ज़्यादा नहीं होते, ऐसे ही है। तो फिर जब डाउन साइजिंग होती है तो उसमें ये होता है कि कुछ लोग पहले ही अंदाज़ा हो जाता है ना, हवाओं का रुख भांप के कुछ लोग निकल जाते हैं। तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि 4 कॉलमिस्ट एक वेबसाइट के ऊपर बोझ था। तो फिर ये था कि मैं भी हर हफ्ते कॉलम लिखना, मैं ड्रामा लिखना चाह रही थी। ड्रामा बीच में बहुत मेरा मुतासिर हो रहा था, क्योंकि आपको पूरे हफ्ते की ख़बरों को देखना पड़ता है। तो मेरा उनके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ रहा। अभी भी जब भी उनका कोई इस तरह का होता है, कोई उन्होंने ओपिनियन लेनी होती है, तो वहाँ से लाजमी मुझे कॉल की जाती है और वो मेरी ओपिनियन लेते हैं हर चीज़ पे। तो यूँ समझ लीजिए कि एक तरह से घर वाली बात है अभी भी BBC। ऑल्दो मैं वहाँ नहीं लिख रही, लेकिन ख़बरें मैं वहीं की शेयर कर रही होती हूँ, पढ़ी। अब मैं आजकल लिख रही हूँ इंडिपेंडेंट पे, लेकिन वो मैं लिख रही हूँ फोर्टनाइटली, 15 दिन के बाद। और मैं बड़े सॉफ्ट, अब मैंने उस पर लिखना शुरू कर दिया। पहले मैं इंटरनेशनल पे भी लिखती थी, नेशनल पे भी। इसके लिए रिसर्च भी करनी पड़ती है, जाहिर है, टाइम बहुत लगाना पड़ता है। मतलब लोग तो समझते हैं ना कि कॉलम बस ऐसे ही बंदा, मैं खुद लिखता रहा हूँ, मुझे पता है ये बड़ा मुश्किल काम होता है। कॉलम में बहुत मेहनत है, आप पूरा वीक कुछ और नहीं कर सकते। आपको टीवी स्क्रीन के साथ ग्लूड बैठना पड़ता है। इट्स लाइक रिसर्च, आपको सारे कॉलम्स पढ़ने पड़ते हैं। मेरे साथ कई दफ़ा ये हुआ कि कॉलम पढ़ के लिखने के बाद मैंने पीछे देखा तो पता चलता था अच्छा फिर हमने इतनी चीज़ें पढ़ी हुई होती हैं, कई दफ़ा उनका फ्लेवर आ जाता है ऐसे ही। तो ये मैं खुद रेगुलर लिखता हूँ, बड़ा मुश्किल, मतलब वो कह लें कि वो 1-2 दिन तो आपने सब सोच, अगर आपने अच्छा कॉलम लिखना है, कोई डाटा शाटा शेयर करना है, कुछ चीज़ें देनी है, कोई बताना है, तो रिसर्च तो करनी पड़ती है ना, तो बड़ा मुश्किल होता है फिर कि वो लिखना। जी। तो अब आप देखिए वहाँ पे वुसअतुल्लाह खान और मोहम्मद हनीफ ही लिख रहे हैं, क्योंकि उनकी एक रीडरशिप बनी हुई थी सारी। वो सिलसिला था, हम लोग ज़्यादा हो गए थे, मतलब 4 लोग हो गए थे ना, 2 ख़वातीन लिख रही हैं, 2 वो लोग लिख रहे हैं। देखिए वाक़यात तो वो 2 एक ही होते हैं जिन पे कमेंट करना है, और उन पे वो बड़ा अच्छा कमेंट कर दिया करते थे। अगर फीमेल पर्सपेक्टिव लेना था तो एक काफ़ी था। फिर जब हम 2 हो गए तो अब उनका भी एक पर्सपेक्टिव, और सम टाइम हमारी काफ़ी सोचें मिलती थी, क्योंकि आसमा भी हमारे ही इदारे की हैं और मेरी तो समझे कि फ्रेंड्स ही में से ही हैं, अच्छी हैं, तो वो उनके साथ एक तकरीबन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू एक सा हो जाता था। फिर वैसे भी आपका जाहिर है लिखना, ड्रामा लिखना बड़ा काम होता है। असल में ड्रामे की तरफ मैं बड़ा मिस कर रही थी, इस तरफ लिखना। तो ये कॉलम के वैसे ही ऑडियंस के लिए ये बड़ा जाहिर है, डिजिटल मीडिया पे लोग देखते हैं कि अच्छा एक बंदा कॉलम लिखता है, उसको पैसे कितने मिलते हैं, कितना पैसे मिलते थे? मुझे तो जी को बहुत, कहीं पे भी किसी ने कोई जायदादें नहीं दे दी, मुझे 100 पाउंड मिला करते थे, बहुत थे। 100 पाउंड एक कॉलम के? बहुत हैं। अच्छा, 400 पाउंड में और क्या करना है आपने? महीने का 400 पाउंड? 400 पाउंड में और क्या करना है? तो इतने पैसे क्या करती थी आप? अच्छा, इसका बड़ा दिलचस्प वाक़या। मुझे आता था डायरेक्ट मैनचेस्टर से मेरे बैंक में, फिर ये हुआ कि यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब मज़ेदारी की बात ये, अच्छा मैंने ये बता दिया, लोग बताते नहीं, मैंने तो ओपनली बता दिया। मैंने चेक ही नहीं किया कि पैसे आ रहे हो। 1 साल, 2 साल, 3 साल गुजर गए। अच्छा, अब 3.5 साल के बाद एक दिन मैंने ऐसी, वो भी बड़ी हिम्मत करके, क्या बुरा भी लगे, मुरव्वत के लोग भी तो हैं तो हम अपने चेक भी नहीं पूछते क्या है कि, तो मैंने फ़ोन करके कहा अजी देखिए अम्मा जहमत तो होगी, लेकिन लगता है कि हमारा मुशाहिरा नहीं है। वहाँ तो बादल पड़ गई। इतना बड़ा इदारा जहाँ से कभी ऐसा मुमकिन ही नहीं कि किसी फ़र्द को वो पे ना करें।
उनके तो साख पे बने, तो वहां कयामत। और मुझसे वो पूछें कि आप 3.5 साल कोई फिक्र नहीं थी पैसे आ रहे हैं कि नहीं, अब तक हंसते हैं वो लोग। खैर मेरे लिए तो मज़ेदारी की बात ये थी कि मेरी कमेटी पड़ती थी, लेकिन ये कि पेमेंट में बेहद फेयर, वो तो खैर सारी ही लोग फेयर है, तो मगर उनके लिए कितने भी, जब देखे सारे इकट्ठे कितने थे? ये भी याद नहीं। फिर आपको क्या लगा कि इतने पैसे अब क्या करें? कुछ भी नहीं किया, पता नहीं कि वो ज़ाया ही कर दी होंगी। अच्छा, इस मामले में ना मेरे हाथ में सुराख है, पता नहीं कहाँ से आते हैं पैसे, कहाँ फेंकती हूँ मुझे नहीं पता। अल्लाह ऐसे ही रखे, अगर आप जमा करना शुरू हो जाए फिर आना भी बंद हो जाते हैं। देखिए दस्ते गैब है, नहीं भाई, जितने पैसे चाहिए होते हैं ना आ जाते हैं। आ जाते हैं। अच्छा, कसम से मतलब मैं आयशा को भी यही कहता हूँ कि मुझे नहीं समझ आती कि कब कितनी ज़रूरत है, और जितनी ज़रूरत होती है अल्लाह उससे ज़्यादा दे, उससे ज़्यादा आ जाता है। तो ये इसके पीछे भागना नहीं चाहिए, खुद ही आते हैं, खुद ही आ। खुद ही आते हैं। अच्छा, ड्रामा जब आप लिखती हैं कितना, मतलब ये भी अच्छा पे मास्टर एरिया है, इससे भी अच्छे इंडस्ट्री अच्छी है, पैसे अच्छे मिलते हैं? बहुत अच्छे मिलते हैं। एक ड्रामा अगर आप लिखती हैं तो कितने पैसे लेती हैं? 60-70 लाख भी आ जाते हैं। एक ड्रामा है कितनी एपिसोड? 32-30 एपिसोड, इससे ज़्यादा भी हो जाती हैं। अच्छा, तो अगर रेगुलर एक टाइम पे जब आप लिख रही होती हैं तो सिर्फ एक ही लिखती हैं? मैं एक ही वक्त पे एक ड्रामा लिखती हूँ, ज़्यादा नहीं? मतलब होता ना, एक तो रूटीन में चल रहा है, आज ये कमर्शियल, एक दूसरा, एक तीसरा, एक चौथा। नहीं, मैं एक ही ड्रामा लिखती हूँ। उसकी वजह ये है कि वो एक ड्रामा, मतलब आप जब लिख रहे होते हैं आप उन कैरेक्टर्स के साथ रह रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, उनकी ज़बान बोल रहे होते हैं, उनकी तरह से सोच रहे होते हैं, तो लाशऊर में तो हर वक्त वही चल रहा होता है ना, तो फिर आप ज़्यादा अच्छा लिख लेते हैं। ऐसे बहादुर लोग भी हैं जो एक वक्त में 2-2 3-3 भी लिखते हैं। देखिए, अगर खुदा ने आपको सलाहियत दी है तो लिखिए, मगर मैं एक वक्त में एक ही लिखती हूँ। अच्छा, मुझे ये ड्रामे की बात चलने की, हमारा पाकिस्तान का, वो कहते हैं, हम पता नहीं आप ज़्यादा समझती होंगी कि इंडिया से, इंडिया की फ़िल्म बहुत अच्छी है, हमारा ड्रामा बहुत अच्छा है, ऐसा ही है? देखिए, फिल्म बहुत अच्छी उस वक्त तक थी जब तक नॉर्थ इंडिया में बन रही थी इंडिया की, और ड्रामा ऑब्वियसली बहुत अच्छा है हमारा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो बेसिकली मैं तो समझती हूँ कि जोग्राफिकली जो एरिया आज पाकिस्तान में है, ये बाउंड्रीज तो 70, 75, 85 साल की है ना, इंटेलेक्चुअल तो बाउंड्रीज, और जो हमारी, सॉरी समझ लीजिए कि आप एक ये गहवारा है, तो ये नॉर्थ इंडिया ही आता है ना टेक्निकली। इस इलाके में तो हमेशा से अदब, आर्ट, लिटरेचर बेहतरीन है। अच्छा, इंडिया की फिल्म मेरे ख्याल में 70 की दहाई के बाद हमसे बहुत आगे निकल गई। ठीक है। बांग्लादेश वैसे अलग तो ज़्यादा बहुत सारी और वजूहात की वजह से हुआ था, लेकिन उसमें एक रीज़न उन्होंने ज़बान भी थी जी। लेकिन बंगालियों के अलग होने का सबसे ज़्यादा उर्दू फिल्म को नुकसान हुआ। मज़े की बात यह है, जिस उर्दू की वजह से हम अलग होते उसी उर्दू को नुकसान हुआ, क्योंकि उर्दू फिल्म का जो मिजाज बना था, उस मिजाज में बांग्लादेश की तरफ से जो इनपुट था वो उर्दू फिल्म को लेकर चलता था। तो हमारी उर्दू फिल्म बहुत अच्छी थी और इंडिया की हमारी ऑलमोस्ट सेम एक ही स्टैंडर्ड के ऊपर ग्रो कर रही थी। उसके बाद ये हुआ कि उनकी चलती रही, क्योंकि उसमें एक जो म्यूज़िक का, आर्ट का जो था वो बंगाल की तरफ से ज़्यादा इनपुट था। हमारी तरफ से उसमें एक समझ लीजिए कि कहानी का इनपुट या म्यूज़िक का, गाने का और लिरिक्स का शायद इस तरफ से ज़्यादा इनपुट था। तो वो मिल मिला के एक बड़ा अच्छा ब्लेंड चल रहा था। अब जो हमारे पास इस वक्त पे जो हम लोग हैं, ड्रामा हमारे यहाँ नो डाउट बहुत अच्छा लिखा जा रहा है। और ये मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, आप सारे इंटरनेशनल शोज़ भी उठा के देखिए। हालांकि बहुत कोशिश की जा रही है कि उसको मीडियोकर किया जाए, स्क्वायर कर लिया जाए, जो उसमें क्रिएटिव स्पार्क है उसको किसी तरह ख़त्म कर लिया जाए, लेकिन इवन देन पाकिस्तान का ड्रामा इट्स वे अहेड ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द वर्ल्ड। वजह क्या है? उसकी वजह वही मैंने आपसे कहा ना, इंटेलेक्चुअल इनपुट। हमारे इलाके में ये लोगों का ख्याल नहीं, इंडिया भी तो इतना ही इंटेलेक्चुअल है उनकी, अगर जो लोग फिल्में लिख सकते हैं। इंडिया नहीं, उसमें भी एक रीज़न है। आप देखिए, अब डाउनफॉल है, अब आपको वो फिल्म नजर नहीं आती। हाँ, नहीं आती, कम है। नॉर्थ इंडियन फिल्म में एक्शन है, सब कुछ है, मगर वो जो कहानियां थी, क्या सिलसिला जैसी फिल्म आज बना सकते हैं वो? ठीक है, या कभी कभी वो बना सकते हैं? नहीं हो सकता। एक हीरोइन अपनी जवानी में बूढ़ी औरत का कैरेक्टर प्ले कर लेती थी, राखी, और फिल्म फिर भी राखी की रहती थी। ऐसे ही।
यंगस्टर्स आते थे, सारा स्क्रीन टाइम उनको मिलता है, लेकिन फिल्म राखी की रह जाती है। राखी की रह जाती है। बात ये है, तो ये इस तरह के जो थे सब, ये कौन थे करने वाले? ये वही थे जो जिनको अब डिसओन वहाँ कर दिया गया। तो वहाँ पे ड्रामा ना लिखे जाने की भी रीज़न ये थी कि जो फिर उनके यहाँ जब दूरदर्शन के बाद सोनी और जो इस तरह के प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स आए, स्टार वगैरह, ये एग्जैक्टली, तो उन्होंने जो सोप्स का पैटर्न था, जो अमेरिकन टीवी शोज का पैटर्न है, उसको उन्होंने फॉलो किया। और उन्होंने जो उनके यहाँ भी वही जो हमारे यहाँ एक था कि कल्चर में बड़े एम्बेडेड, बड़े स्ट्रॉन्ग, देखिए इनकलाबी शायर थे जिन्होंने, और राइटर जिन्होंने हमारी फिल्में और हमारे ड्रामे लिखे। जी, ऐसा ही है। तो उसके बाद तो वो लोग नहीं लाए गए सोप लिखने के लिए, तो आप लेके नहीं आ रहे वो राइटर, तो वो कैसे आएगा? आपका मॉडल ही अमेरिकन सोप्स थे ना। हाँ। तो जब अमेरिकन सोप मॉडल, जितने बाकी शोज हैं, इंडियन आइडल्स, ये वो सारे अमेरिकन आइडल्स, सारी उसकी कॉपीज आप कर रहे हैं। और पहले भी जो दूरदर्शन के ड्रामा भी बनते थे वो इसलिए ज़्यादा बड़े नहीं बन सके क्योंकि उनके जो राइटर थे वो फिल्म में बिजी थे। तो हमारे यहाँ बड़े अदीब थे जिन्होंने लिखा, जो ऑथर्स थे। हमारे यहाँ स्क्रीन राइटर नहीं होता था, हमारे यहाँ ऑथर होते थे। बिल्कुल ऐसे ही, मतलब जो नॉवेलिस्ट है वही लिख रहा है, और पेपर बैक जो किताबें थी या जो पॉपुलर नॉवेल थे उन पे भी कुछ चीज़ें बनती थी, लेकिन मेन स्ट्रीम जो हमारे ड्रामा राइटर्स की थी वो आप देखिए वो इंटेलेक्चुअल्स थे। तो ऑब्वियसली वही असर अब भी है, क्योंकि लेगेसी तो हम वही कैरी कर रहे हैं ना, तो अभी भी हमारे शोज बहुत बेहतर है। अच्छा, राइटर बहुत अच्छे हैं, स्क्रीन राइटर बहुत अच्छे हैं पाकिस्तान में, फिर अच्छी फिल्म क्यों नहीं बन पा रही? जी, उसकी रीज़न भी वही है कि फिल्म राइटर से कौन लिखवा रहा है जी। जो डायरेक्टर है उसका ख्याल है कि मुझे सब कुछ पता है। ये मैं सारे डायरेक्टर्स को कह रही हूँ और ऑन द रिकॉर्ड कह रही हूँ, डायरेक्टर्स राइटर को कुछ नहीं समझता फिल्म में, क्योंकि होता भी ऐसे है। क्योंकि फिल्म में कैप्टन ऑफ द शिप होता है डायरेक्टर, ठीक है, कहानी उसकी होती है, वो स्टोरी टेलर होता है, उसी ने डीओपी को बताना होता है कि तुमने क्या करना है, उसी ने कास्टिंग डायरेक्टर को बताना होता है तुमने क्या करना है, वही म्यूजिक लेके आता है, वही एक्टर्स को एक्टिंग सिखाता है, वही कहानी लेके आता है। मसला क्या है, फिल्म है उर्दू की, जितने डायरेक्टर हैं वो सारे के सारे उर्दू से नाबलिद हैं, ठीक है ना, सब बाहर से पढ़ के आते हैं, टेक्निक पढ़ के आते हैं, वो टेक्नीशियंस हैं, उनको टेक्निक बहुत अच्छी आती है, वो स्क्रीन प्ले कैमरे की ज़बान से बहुत अच्छी कहानी कहला सकते हैं, लाइट भी बहुत अच्छी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। असल चीज़ है कहानी। कहानी वो कहाँ से लाएं? राइटर्स के पास जाते हैं, राइटर्स के साथ समहाउ कुछ इस तरह का मामलात हैं कि जो ड्रामा राइटर है ना, उसको फिल्म उस तरह कैप्चर करनी आती नहीं है, क्योंकि वो लंबी बात करता है। फिल्म में मोमेंट्स हैं, टुकड़े, ठीक है, फिल्म बहुत बड़ी बात पे भी हो सकती है, फिल्म इज लार्जर देन लाइफ स्टिल। आपने वो 2-2.5 घंटे में सारी अपने स्टोरी को कंपाइल करना है, सारा उसका, सारे वो जो कैरेक्टर्स हैं, सारा उनको एक एंड तक लेके जाना है। ड्रामा थोड़ा लंबा है, और फिल्म है जादू। फिल्म के लिए आपको एक जादूगर चाहिए होता है, और जो डायरेक्टर होता है ना, वो पता नहीं क्या चीज़ होता है, और वो हम बना नहीं सकते। मैं BNU के भी बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में हूँ, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के भी, मेरी बहुत कोशिश अभी भी है और करती रहूँगी, वो डायरेक्टर कहीं से हम बना सकें जो फिल्म बनाएगा, जो बड़ी फिल्म बनाएगा। लेकिन डायरेक्टर हम बना नहीं सकते, वो पैदा ही होता है। कि हम 2-4 डायरेक्टर्स के नाम ही हमारे ज़हनों में आते हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। देखिए, प्रोड्यूसर का जो रोल, प्रोड्यूसर भी तो नहीं है ना, फिल्म पे पैसा कौन लेगा? फाइनेंस, देखिए ये भी बहुत बड़ी रीज़न है, हमारे यहाँ स्क्रीन ही थोड़ी हैं। लेकिन ये सब बातें जो है ना, ये सब बातें अगर ये फार्मूला देखें, अभी जो द लेजेंड ऑफ मौला जट बनी है, उसने पैसा तो कमाया। देखिए वो तो ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल थी ना, वो तो ठीक है, कहानी ले आए। मौला जट तो वही कहानी है, मौला जट तो अहमद अदीम कासमी की कहानी है, और लिखने वाला वही आदमी है। था ना जी, ये तो वही आदमी है, ये तो वही बंदा है। तो नई बात तो नहीं, नासिर अदीब साहब, यही बात है। हाँ, ये तो वही बंदा है। बात ये है कि नया राइटर लाएं, नई कहानी लाएं। तो पंजाब की कहानी है सदियों पुरानी, ये तो आप और बना चुके हैं, आप एक दफा उसे पूरा अहद लिख चुकी है वो। हाँ, देख, जैसे इंडिया में शोले बन चुकी है और बार बार उसी पे कर चल रहे। तो बात ये है, नई बात, आज की बात, वो बात जो मैं और आप भी नहीं, जो जेनजी समझेंगे, जेनजी समझें, असल बात। अच्छा, आपको कभी किसी ने अप्रोच किया है
फिल्म लिखने के लिए? आपने एक लिखी भी थी फिल्म शायद? जी जी, फिल्म्स के लिए बहुत लोग अप्रोच करते हैं, मेरा उनसे झगड़ा हो जाता है आखिर में। क्यों? उसकी वजह ये मियाँ से झगड़ा करती करती आप उनसे झगड़ा कर देखिए, लेती? मियाँ ने सिखा दिया ना झगड़ा करना, तो अब कोई भी आके डिक्टेट कराने की कोशिश करता है ना, तो मैं कहती हूँ डिक्टेशन नहीं लेंगे। नहीं लेंगे, ठीक है। ठीक है। तो अब डायरेक्टर जो है वो डायरेक्टर है भाई, वो फिल्म का डायरेक्टर, वो ड्रामे का डायरेक्टर नहीं। ड्रामा पाकिस्तानी रिवायत है, राइटर का होता है। दोबारा बताइएगा। पाकिस्तानी रिवायत जो है ड्रामे की, वो ये है कि वो रवायत राइटर ये का है कि होता है। हाँ, वो राइटर का। कभी किसी ने नहीं कहा कि जी ये अयूब खावर का ड्रामा है। ड्रामा हमेशा होगा तो बानो कुदसिया का बानो होगा, कुदसिया का होगा, हसीना मोइन का होगा, शहजाद खलील का नहीं होगा ड्रामा। लेकिन फिल्म डायरेक्टर की होती है। हाँ। तो अब आएगा वहां पे किसी ना किसी तरह घूमता हुआ डायरेक्टर मेरे पास और कहेगा मेरे पास एक स्टोरी है। मैं कहूँगी तेरे पास स्टोरी कैसे हो सकती है? बस यहाँ से लड़ाई हो जाती है। नहीं, वो आइडिया तो दे सकता है ना कि मैंने इस पे लिखा। क्यों दे सकते हैं? क्यों? देखिए, फिर वही बात ना कि हम दो अलग जॉनरास के लोग हैं। हाँ, ठीक है। ठीक है, हम दो अलग कायनातें हैं, दो अलग दुनियाएं हैं। इंडिया की भी जितनी फिल्में हैं वो सारे हमें डायरेक्टर से नजर आती है कि ये डायरेक्टर इस फिल्म डायरेक्टर की है। देखिए जी, अब उसमें उनकी दुनिया है, अब उस दुनिया और मेरी दुनिया ये है। दो बादशाह है ना, अलग अलग। मैं जंगल का बादशाह हूँ, वो अपनी दुनिया के बादशाह हैं। अब जंगल के बादशाह को इधर लाके आप सर्कस में नहीं बिठा सकते। जब आप लेके आएंगे, फिर रिंग मास्टर भी होना चाहिए। वो रिंग मास्टर नहीं है। आ जाते हैं लोग, लिख भी लेते हैं, बड़े राइटर्स भी सारी उम्र लिखते आए हैं। फिल्में हमारे यहाँ बड़े बड़े राइटर्स ने लिखी हैं। लेकिन बात यह है कि फिर उसके साथ आपको चलना है, उसको समझना होता है, राइटर को समझ के। अब हमारा डायरेक्टर बेचारा क्या करे जी, 500 तो स्क्रीन है, फाइनेंसर ने देने आपको 6-7 करोड़ रुपए फिल्म बनाने के लिए। इतने में लोग घोड़ा नहीं दौड़ा सकते। आप फिल्म बनवा रहे हैं देखिए ना, जो आप घोड़ा कहते तो नहीं दौड़ता जी। बड़ी फिल्मों में घोड़ा दौड़ाने के लिए से ज्यादा पैसे लगते हैं। तो अब हम जाके कहते हैं कि जी हम वो फिल्में क्यों नहीं बना सकते? फिल्म में बहुत पैसा खपता है। अच्छा, सब कुछ मुझे ये बताएं कि डिपेंड करता है फिल्म की। बड़ी सारी तारीख में ऐसी फिल्में बनी हैं जिस पे बिल्कुल कम पैसे लगे, फिल्म हिट होगी, स्टोरी अच्छी होती। स्टोरी है जी, और मैंने जैसे आपको कहा ना कि फिल्म में जादू है। आपने मुग़ल आज़म तो खैर बहुत बड़ी महंगी भी फिल्म थी, सब कुछ थी, मगर उसमें एक मोमेंट है जब वो गाना गा रही है मधुबाला, और वो उसका हाथ पकड़ती है दिलीप कुमार का, और वो कहती है कहानी हमारी हकीकत ना होती। और वो उसको यूं एक नज़र उठा के देखती है और वो एक नज़र नीचे देखता है। उस मोमेंट के लिए, वो मोमेंट क्रिएट करने के लिए जो कुछ लोग कहते हैं नहीं, वो जो सेट्स थे, वो मैं तो उस मोमेंट को देखती हूँ आज भी फ्रीज करके। वो मधुबाला की नज़र, वो दिलीप की नज़र, और वो उसके ऊपर उस गाने के बोल, और वो एक उदासी, और वो सब कुछ, ये जादू होता है, ये मोमेंट्स होती हैं। ये मोमेंट आप क्रिएट कर ले तो आप बगैर पैसे के भी फिल्म बना लेंगे। ये मोमेंट्स और जादू क्रिएट करना जो है, ये समहाउ आई डोंट नो, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो एक जैसे वो होता है ना कि एक जादूगर वो बना रहा होता है, तो वो अपने कॉल्ड्रॉन में सब चीज़ें डालता है, ये भी ये भी ये भी, तो वो आखिर में वो कहते हैं सतरंग दे चावल फलां शे फलां दे टके दी ओ टके दी होनी पैंदी हमारी फिल्म में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो फिल्में हमारे यहाँ बनती हैं, वो बनाने वाले जो फाइनेंसर, जिनको हम सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो तो रहे कोई गुज्जर, कोई फलां, कोई ऐसा पंजाबी फिल्म। हालांकि पंजाबी फिल्म जो बनी, सिख जो पंजाबी मूवी बनाते हैं, हम भी आज भी घर में बैठ के देखते हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक कल्चर आया पंजाबी फिल्म बनने का, और फिर वो कोई गुज्जर, कोई जट, कोई राना, वो सारे वही बनाते रहे। और वो क्या आपको लगा जिस मकसद के लिए वो आते थे, वो सिर्फ फिल्म बनाने ही आते थे? देखिए, ये एक फिल्म की डायनामिक्स, कुछ कहते हैं ना कि सूरत एक खराबी की मुज़मिर है मेरी तामीर में। फिल्म ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसमें पैसा बड़े मशकूक तरह से आता है कि बहुत पैसा चाहिए होता है। ठीक है। तो या तो हुकूमत कह दे कि जी ये एक टैक्स फ्री दुनिया है, आप आए और यहाँ पे आप बनाएं, हम आपको नहीं पूछेंगे आपके पास पैसा कहाँ से आया, तो फिर तो आ जाएगा। लेकिन फिर पैसा कहीं ऐसी जगहों से ही आता है, फिर गुज्जर ही होते हैं,
और फिर देखिए आपको भी पता है कि हॉलीवुड में कहाँ से पैसा है, जी जी। उन्हीं जरियों से पैसे आते नहीं, हैं। हम गुज्जरों को बुरा नहीं कह रहे, ये ना हमको गुज्जर हमें गालियां दे रहे। मैं तो चली जाऊंगी अपने घर, बाद में आपने बैठे रहना। नहीं, इधर नहीं आ जाना गुजरों ने। ये देखे हमें वीडियो पे गालियां देनी है। नहीं नहीं, देखिए गुज्जर इनफैक्ट हम एक माइंडसेट को कह रहे हैं। माइंडसेट को भी नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि फिर जो फिल्म फ्लॉप हुई ना बहुत सारी, जी। वो गुज्जर प्रोडक्शन के नीचे थी। हाँ। तो हमें दुख है, हम जी। गुज्जरों के दुख में शरीक हैं। भाई रहना इधर ही है। जी, ठीक है। हम उनके दुख में शरीक हैं, बराबर के शरीक। उनका बड़ा पैसा डूबा है। तो बात यह है कि वो जो फिल्म्स बनती थी, अब उसमें आपने जैसे फरमाया, मेरा तो कोई ख़ास तजर्बा नहीं है उन फिल्म्स का जो फ्लॉप हो गई, लेकिन ऐसा भी था जब कोई इमारत, बड़ी इमारत गिरती है ना, तो उसकी बहुत सारी रीजंस होती हैं। बुनियाद कमज़ोर भी होती है, कई दफ़ा सिर्फ बुनियादें रह जाती हैं और सब कुछ गिर जाता है। तो कई दफ़ा हम ये कहते हैं कि जी बारिश थी, सीपेज थी, ये थी, वो थी। तो बस हमारी फ़िल्म की बहुत सारी वजूहात थी, और ये भी एक वजह थी कि फ़िल्म को समहाउ फिल्म के सेट को थोड़ा सा एंटरटेनमेंट बिफोर एंटरटेनमेंट ले लिया गया, जो बाद में लोगों को प्रोवाइड करनी थी एंटरटेनमेंट, उसके वजह से सेट भी बड़ा एंटरटेन हो गए लोग जी। तो वो फिर प्रोफेशनलिज्म से हट के कहानी जो थी, देखिए ये चीज़ें काउंट करती हैं। अच्छा, लेकिन ये एक छोटा सा फैक्टर है। अच्छा, ये एक क्या वजह बनी कि लाहौर से ड्रामा प्रोडक्शन, एक टाइम था जो गढ़ था लाहौर, फिर लाहौर से सारा एक शिफ्ट हुआ, कराची चला गया, सारा प्रोडक्शन हाउसेस उधर चले गए, राइटर उधर चले गए, इवन आर्टिस्ट उधर चले गए आपके अलावा। तो कम ही लोग हैं, डायरेक्टर भी कम हैं, प्रोड्यूसर्स भी कम हैं, इसकी क्या वजह बनी? देखिए रीज़न ये थी कि आप देखें हमारे जो 5 ड्रामे आया करते थे पीटीवी के दौर में, लेगेसी तो वहीं से है ना जी। तो कोयटा का ड्रामा कोई हिट नहीं होता था जी, पेशावर का ड्रामा कोई हिट नहीं होता था, लाहौर का ड्रामा दरमियाना सा रहता था। कोयटा का एक मेरा ख्याल गेस्ट हाउस बहुत पॉपुलर है। वो इस्लामाबाद का था। इस्लामाबाद का भी कोई बहुत हिट नहीं होता था, हिट होता था ड्रामा कराची का। आपको याद होगा हमेशा हसीना आपा का लिखा हुआ हो, चाहे किसी और का लिखा हुआ हो, लेकिन हिट वही होता था। उसी के लिए एक तो हमारे भी ड्रामे नो डाउट ऐसे थे, जिस लेगेसी के साथ मैं लिख रही हूँ, वारिस। हाँ, वारिस है, तो मैं भी उसी लाइन पे लिख रही हूँ ना। उधर तन्हाइयाँ और इस तरह के बहुत सारे ड्रामे। वहाँ जो ड्रामा था ना, वो एक फिनोमेना था, वो समझ लें कि सिग्नेचर था, वो था जो पाकिस्तानी ड्रामा जिसको हम कहते हैं जी, जो असल शनाख्त बना हमारी। तो वो आर्टिस्ट भी वहीं के थे, मेन तो वहीं का बल्क था ना। तो फिर वो समझ लीजिए कि उसी में फिर वो इजाफा होता चला गया, बढ़ता गया। दुख ये है कि हमारे पास थी फिल्म इंडस्ट्री लाहौर में। बार बार मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि आई रियली वांट टू सी कि हमारी सिल्वर स्क्रीन पे जो रोशनी थी, जो चमक थी, जो सब कुछ था, वो वापस आए। क्या हमारी खूबसूरत हीरोइंस होती थी जी। हाँ, फिरदौस क्या बात थी, क्या बात, क्या हुस्न था। आसिया क्या खूबसूरत, आसिया क्या खूबसूरत थे, ज़ेबा, इवन शबनम की खूबसूरती, बाबरा शरीफ भी बड़ी बाबरा शरीफ, ये लोग जो थे, ये उसके बाद अंजुमन आई, इवन के अभी साइमा बड़ी खूबसूरत है, इस दौर में भी आई हैं। बिल्कुल। तो ये और हमारे हीरोज भी माशाल्लाह, वहीद मुराद साहब आज तक नहीं भूलते, आंखों से नहीं जाते। तो ये चीज़ें, ये सब लोग, निशो थी, नीलो, ये सब लोग, ये बाद में आके वो नीली आ गई, इस तरह की बड़ी सारी। आज भी देखिए आपके कभी निशो बैठती हैं स्क्रीन के ऊपर, खूबसूरत और अदा है उनमें, आज भी वही अदा है जो एक हीरोइन में होती है। तो जी चाहता है कि दोबारा वही चीज़ें आए। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो बड़ी प्रैक्टिकल बात करती हूँ, इंडस्ट्री चलेगी तो बहुत सारे घरों का चूल्हा जलेगा। इस फील्ड से वाबस्ता लोग आज भी भाटी में इधर उधर क्या उसरत की जिंदगियां गुजार रहे हैं, बहुत बुरे हालात। और हम लोग फनकार लोग हैं, वो सब लोग फनकार लोग हैं, हमारी फर्टेनिटी के लोग हैं, तो शौकीन लोग भी हैं। हाँ, उनको सबसे ज़्यादा देखिए जो दुख पहुंचता है ना, ये कि उन शौकीन लोगों को जिनको पता है कि खाने का जायका क्या है, कपड़ा पहना ओढ़ा कैसा लगता है, जिनके एक साहिब ज़ौक लोग हैं, एस्थेटिक्स उनकी हाईली डेवलप्ड है, बिल्कुल ऐसे। उन लोगों को आप उसरत में पड़ा हुआ देखते हैं तो बहुत दुख होता है। बेशक ऐसे ही। अच्छा,
ड्रामा की तरफ आते हैं। ड्रामा में आपने बड़े सारे ड्रामे जो कि कहें कि मुझे ये ड्रामा लिखते हुए मज़ा आया, लोगों के लिए हो सकता है वो हिट ना हो, जो आप कहते हैं कि मुझे मज़ा आ गया कि जब मैंने देखा, मतलब इट्स लाइक योर बेबी व्हेन यू वॉच ऑन टीवी, कि ये मेरा लिखा हुआ है, बड़ा मज़ा आया। कौन सा ड्रामा था? देखिए, उल्लू बराए फरोख्ती बहुत अच्छा बना था। जैसा मैंने लिखा था तकरीबन वैसा बना था। तो ऐसा बहुत कम होता है। उसको देख के मुझे वाकई लुत्फ़ आया था, वाकई मज़ा आया था। बाकी अभी खुशबू में बसे ख़त रीसेंट जो हम टीवी पे चला, उसको देख के भी मुझे खुद अपना ड्रामा देख के बहुत मज़ा आया कि ये बड़ा अच्छा बना है। बाकी सोचते भी ये मैं ही लिखी ऐसी, वाकई कई दफ़ा ये ख्याल आता है। उल्लू बराए फरोख्ती का तो यकीन आ गया था ना कि मैंने लिखा है। खुशबू में बसे ख़त के कुछ सीन्स ऐसे हैं, कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं, एक बल्कि डायलॉग मैं आपको खुद सुनाऊं। अदनान भाई ने अदा जैसे किया, जैसी लाइट उनके चेहरे पे पड़ रही थी और जिस तरह से वो कैप्चर किया गया ना, और जो उनको ड्रेस पहनाया गया था, यकीन जानिए कि अब भी सुनती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसमें वो बीवी उनकी नाराज़ हुई होती है, उनकी जो एक ठरकी फितरत कह सकते हैं या हुस्न परस्त फितरत, उसकी वजह से। तो वो जवाब देता है, कहता है कि अदीला, ये औरतें कौन हैं जिनके साथ ताल्लुक़ का इल्ज़ाम तुम मुझ पे आयद करती हो? ये वो ठुकराई हुई औरतें हैं जिनको घरों में मोहब्बत नहीं मिलती, जिनकी ज़ात की नफ़ी की जाती है। मैं इन औरतों को अपने अल्फाज से सजाता हूँ, संवारता हूँ, इनको फिर जीने का हौसला देता हूँ। मैं इनको ये बताता हूँ कि इनसे कोई मोहब्बत कर सकता है। मैं उनको ज़िंदा रखता हूँ अपने अल्फाज से। ये सुन के तो मुझे खुद हैरत होती है कि ये मैंने लिखा, मतलब मैंने एक ठरकी को अजीम बना दिया। लेकिन यही एट द सेम टाइम एक बेहद दुखी स्टेटमेंट है कि जिन औरतों को अनलव्ड, वाई दे आर अनलव्ड क्रीचर्स, कि वो आके इसके फंदे में फंसती हैं। तो जहाँ से मोहब्बत मिलनी चाहिए वहाँ से वाई दे आर सो स्टार्व्ड ऑफ लव, क्योंकि हम तो समझ लेते हैं कि शादियों की औरत घर में आ गई ना सट्टू, इसको तो मोहब्बत भरा जुमला अब नहीं सुनना। तो फिर क्या होता है, फिर शिकारी जो है वो काम में आता है, वो अपना जाल फेंकते हैं। देखिए ना आपने, जब एक स्टार्व्ड, एक अनलव्ड क्रीचर है, उसको कहीं फंदे में लगी हुई मोहब्बत मिलेगी तो वो जाके फंस जाएगी। मोहब्बत एक ही दफा होती है? नहीं जी, मोहब्बत एक ही दफा होती है उसी शख्स से, फिर दोबारा हो जाती है। अच्छा। नहीं तो जो ये दो मोहब्बतें आप ड्रामा में भी लिखती हैं और राइटर्स भी लिखते हैं, वो कैसे हो जाती है? देखिए, मोहब्बत मतलब हम आदमी औरत की मोहब्बत की बात करें, हम कोई मुल्क से मोहब्बत की और माँ बाप से मोहब्बत की बात नहीं करें, हम उसी मायनों में बात करें जिस मायनों में हम करना चाह रहे हैं। देखिए, एक शख्स से आपको मोहब्बत होती है, उसकी आदतें आपको अच्छी लगती हैं, ठीक है, रीजंस होती हैं बहुत सारी, उसमें 10 हमाकतें भी होंगी और 10 अच्छी बातें भी होंगी। लेकिन फिर क्या होता है, आप उससे मोहब्बत करते हैं, ये एक अमल है, तो क्या होता है, आप उसकी तारीफ़ करते हैं, आप उसके लिए ज़िंदगी को सुखी बनाते हैं। आप जितने वक्त में उस शख्स के साथ होते हैं, आप उसके लिए एक कंफर्टेबल माहौल बनाते हैं, कंफर्ट जोन क्रिएट करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, ये शर्ट तुम पे सूट कर रही है, व्हाटएवर। नवाजिशात की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं, लेकिन रेसिप्रोकेट नहीं किया जाता। रेसिप्रोकेट करने, एक बात पे दुख होगा, 2 पे होगा, 3 पे होगा, होते 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 कोई शख्स मोहब्बत को खुद ही खोता है। जब उसको खो देता है तो फिर वो तो मोहब्बत करने का आदी है वो शख्स, उसकी ज़िंदगी में तो मोहब्बत उसने करनी है, फिर वो इस शख्स से नहीं करेगा, फिर कोई और शख्स आ जाता है जो रेसिप्रोकेट करने लगता है, जो जवाब देने लगता है उसी तरह से जिस तरह से वो मोहब्बत करता है। तो फिर ये मेरे ख्याल में फिर दूसरी मोहब्बत हो जाती है। ऐसा बहुत कम होता है कि एक शख्स उसी तरह से आपके साथ रह रहा हो, आपको बिल्कुल तकलीफ़ नहीं पहुंचा रहा, आपको बिल्कुल दुख नहीं पहुंचा रहा, और आप फिर उसको छोड़ के दूसरे शख्स से मोहब्बत करें, ऐसा नहीं होता। नहीं, फिर ये बात होगी ना कि अगर आप सुखी हैं, अगर आप ठीक हैं, आपको कोई दुख नहीं पहुंचा रहा, तो फिर ही मोहब्बत है। ये तो ऑब्वियसली ये तो खुद गर्जी खान ली नहीं, खुद गर्जी क्या, कुट खान ली तो मोहब्बत नहीं करनी, क्यों कुट्टे जा रहे हम कह रहे हैं मोहब्बत है। अब स्टॉकहोम सिंड्रोम तो नहीं है ना, मोहब्बत है जी। पागल थोड़ी है, मतलब आशिक हैं, पागल तो नहीं है ना। क्या मतलब? देखिए, इश्क का मतलब ये नहीं होता कि इंसान दूसरे की हर
अहमक बात बर्दाश्त करे। अगर कोई किसी की हिस्से मजाक भी अच्छी नहीं लगती ना, एक दफ़ा इंसान टालता है, 2 दफ़ा टालता है, 3 दफ़ा टालता है, फिर आप नम हो जाते हैं वहाँ से। और फिर एक ऐसा शख्स आता है जिसकी हिस्से मजाक अच्छी है। कई दफ़ा लोगों को सिर्फ किसी दूसरे की सेंस ऑफ ह्यूमर ही अच्छी लगती है, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि बेसिकली सेंस ऑफ ह्यूमर ही तो वो चीज़ है जो हमारे असल को साबित करती है। जो मजाक है वही तो बताता है, वो तो टिप ऑफ आइसबर्ग है, वो बताता है कि अंदर से ये शख्स हमारे बारे में क्या महसूस करता है, क्योंकि मजाक में वो बात कर जाते हैं जो हम कहना चाहते हैं। ऐसे ही है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, मैं नहीं समझती हूँ। आप एक से ज्यादा मोहब्बत की कायल नहीं है। नहीं जी, मैं तो एक भी मोहब्बत की काहिल नहीं हूँ। आराम से सोच समझ के देखभाल की शादी क्योंकि हम मोहब्बत और शादी के बारे में बात करें ना, हम मोहब्बत को समझते हैं कि इसके बाद शादी वादी होनी है, और होनी है, हमारा मुआशरा, हम अपनी बात कर रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि शादी सोच समझ के करो भाई। मतलब बिल दे सके बंदा, औरत है तो सही सी हो, बात समझ सके। हमें बोली जी पागल दीदी शादी ना करो, जाके फिर बाद में कहूँगी ये तो ऐसी है वैसी है। तो मतलब मोहब्बत करके क्यों करनी है शादी? क्यों? सोच समझ के करो ना, अकल से आंखें खोल के करो। मोहब्बत तो जी आंखों पे पर्दा डाल देती है। तो फिर जब पर्दा ही डल गया तो फिर उसमें मेरा क्या इख्तियार, आपका क्या इख्तियार? लेकिन फिर जब ये पर्दा हटता है ना तो फिर बहुत दुख होता है। अच्छा, आपने शादी कैसे की? मोहब्बत से की या सोच समझ के की? हमने तो बहुत सोच समझ के की भाई। नहीं, कैसे सोचा फिर? देखिए जी, कजन से शादी करने के लिए ना मोहब्बत करनी जरूरी नहीं होती है, वो घड़े दी मच्छी होती है। मेरे दिल चाहा तो पकड़ लिया। हमने तो कजन से शादी की, हमें क्या पता मोहब्बत क्या होती है। अच्छा, आपने जिंदगी में कभी किसी से मोहब्बत नहीं की? बिल्कुल जी, अपने अलावा किसी से मोहब्बत नहीं। पाकिस्तान का सबसे अच्छा दूसरी बात कथा कलामी। नईम भाई, इतनी भोली हूँ कि इधर बैठ के बता दूंगी। वो मुझे पता। अच्छा, पाकिस्तान का कौन सा राइटर आपको अच्छा लगता है? मैं जी कुरतुल ऐन हैदर मुझे बहुत अच्छी लगा करती थी, अभी भी लगती हैं। उनके नॉवेल्स पढ़े। अल्ताफ़ फ़ातिमा मुझे बहुत पसंद है। अल्ताफ़ फ़ातिमा तो मुझे इतनी पसंद, उनका नॉवेल मैंने जो पढ़ा तो मेरा ख़्याल है कि अदबी नॉवेलों में शायद वो पहला नॉवेल था, मैंने 12-13 साल की उम्र में पढ़ा होगा, बहुत ही अच्छा लगा था मुझे, दस्तक न दो। तो इन दोनों का मुझ पे इफ़ेक्ट भी होगा ऑब्वियसली। फिर ये कि एनी आपा को तो ज़ाहिर है सभी ने पढ़ा, अब्दुल्ला हुसैन को पढ़ा, वो भी अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। इंतज़ार हुसैन की बस्ती, उनके मुझे ना अफसाने नहीं मज़े के को ख़ास लगे, क्योंकि मुझे अफसाने वैसे भी ना, शॉर्ट स्टोरी, मुझे लंबी कहानी अच्छी लगती है। तो ये नहीं कि मैं कहूँ कि इंतज़ार साहब को कम लिखने वाले थे, बस्ती के बाद ना मुझे लुत्फ़ ज़्यादा उसी में आता है। मैं अभी भी अक्सर नावल उनका निकाल के पढ़ती हूँ, उसमें सब्बों का कैरेक्टर वो सारे, और जो उसकी इब्तदा है ना जिसमें वो जिक्र करते हैं तब 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 करके, वो तबों की जो तकरार है वो बहुत ही खूबसूरत लिखा हुआ है। आपको शायरी भी पसंद है? जी, शायरी तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ सुना देंगे? अभी जिक्र हो रहा था आपसे अख्तरुल इमान साहब की शायरी का, तो उनकी एक नज़्म है डासना स्टेशन का मुसाफिर। ये आजकल मुझे बहुत पसंद है, मैं तकरीबन समझ लीजिए कि रोज़ ही इसको पढ़ती हूँ। डासना स्टेशन का मुसाफिर, कौन सा स्टेशन है? डासना है साहब जी, आपको उतरना है? जी नहीं लेकिन डासना तो था ही वो, मेरे साथ कैसर थी ये बड़ी बड़ी आँखें, एक तलाश में खोई, रात भर नहीं सोई। जब मैं उसको पहुंचाने इस उजाड़ बस्ती में साथ लेके आया था, मैंने उनसे फिर पूछा, आप मुस्तकिल शायद डासना में रहते हैं? जी, यहाँ पे कुछ मेरी सूत की दुकानें हैं, कुछ तो आम खाने हैं। मैं सुना किया बैठा, बोलता रहा वो शख्स, कुछ ज़मींदारी है, मेरे बाप दादा ने कुछ मकान छोड़े थे, उनको बेचकर मैंने कारोबार खोला है। इस हकीर बस्ती में कौन आके रहता था, लेकिन अब यही बस्ती बम्बई है, दिल्ली है। कीमतें ज़मीनों की इतनी बढ़ गई साहब, एक ज़मीन ही क्या है, खाने पीने की चीज़ें, आम जीने की चीज़ें, भाव 10 गुने हैं अब। बोलता रहा वो शख्स, इस कदर गरानी है, आग लग गई जैसे, आसमान हद है बस। मैंने चौंक कर पूछा, आसमां महल था एक सैयदों की बस्ती में? आसमां नहीं साहब,
अब महल कहाँ होगा। आहा, हंस पड़ा ये कहकर वो, मेरे जहन में इसकी बात पै बपै गूंजी। अब महल कहाँ होगा, इस दयार में शायद कैसर अब नहीं रहती। आहा, वो बड़ी बड़ी आंखें अब न देख पाऊंगा, मुल्क का ये बंटवारा ले गया कहाँ उसको। देवड़ी का सन्नाटा और हमारी सरगोशी, मुझसे कितने छोटे हो। मैंने कुछ कहा था फिर, उसने कुछ कहा था फिर। है रकम कहाँ वो सब दर्द की गराबानी, मेरी शोला अफशानी उसकी जलवा सामानी। है रकम कहाँ वो अब कर्ब ज़ीज़ सब मेरा, गुफ्तगू का ढब मेरा उसका हाथ हाथों में लेके जब मैं कहता था अब छुड़ाओ तो जानूं, रस्म बेवफाई को आज मोतबर मानूं। उसको लेके बाहों में झुक के उसके चेहरे पर भींच कर कहा था ये, बोलो कैसे निकलोगी मेरी दस्तरस से तुम, मेरे इस कफस से तुम। भूरे बादलों का दल दूर उड़ता जाता है, वाह, पेड़ पर कहीं बैठा एक परिंद गाता है। चुलचुल एक गुलहरी की कान में खटकती है, रेल चलने लगती है, राह के दरख्तों की छांव ढलने लगती है। मुझसे कितने छोटे हो और मेरी गरांगोशी, देवड़ी का सन्नाटा और हमारी सरगोशी। है रकम कहाँ वो सब। दूर उस परिंदे ने अपना गीत दोहराया, आज हमने अपना दिल हूं किया हुआ देखा, गुम किया हुआ पाया। वाह वाह, जबरदस्त, ये थोड़ी तवील है लेकिन जो कैफियत है, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। जो खो देने की कैफियत है, और वो लोग कभी नहीं मिलते जो एक दफा खो जाए। वाह, खोया कभी किसी ने? नहीं, लब लिया फिर। खोया सी, लब लिया। कैसे खोया था फिर, लब कैसे लिया? देखिए जी, हम तो हैं पंजाबी, ठीक है, तो गाजर के हलवे में खोया, तो शाम को पाया में पाया। ये है जी राइटर, बड़ी फेमस। आज ये जब लिखती है, इनके ड्रामे आपने देखे, इस वक्त इनकी हालत देखे। देखिए जी, ये होगा मसला, वो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं यूपी दिल्ली के, उनके मसले हैं। खोया भी मिल जाता, पाया भी मिल जाता। गाजर के हलवे में खोया तो सुबह अच्छा, नहारी के साथ आपको पाया। जो चीजें पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में अच्छी नहीं लगती, आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा है, आपको लगा यहाँ ये गलत है, ऐसा ना हो तो ये बड़ी जबरदस्त चीज है। देखिए, आपने बात की नहीं भाई कि ये इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में सब कुछ जो चल रहा है ना, वो चल रहा है। एक 8 बजे की स्लॉट कितने घरों का चूल्हा जलाती है, ठीक है, कोई भी बर्बाद होना नहीं चाहता। तो जो सब कुछ चल रहा है वो समहाउ इसलिए चल रहा है कि ये इंडस्ट्री थ्राइव करे, ये रहे। मुझे उसमें सिर्फ एक बात से खासा इख्तलाफ होता है कि खैर ऐसा है नहीं, तजर्बे करते हैं सब, जिसकी वजह से मैं आज तक, देखिए मैं 30 के करीब सीरियल्स लिख चुकी हूँ, जिनमें से आई थिंक मोर देन 25 ऑन एयर हो चुके हैं। तो तजर्बे हो रहे हैं। तो 60 लाख दे साहब ना, पैसे कितने बन गए? 30 नहीं, मैं सारे खर्च कर देते, मेरे को कोई भी नहीं। और लाइटर नोट, अच्छा मैं उधार नहीं देनी है, मैं सारे खर्च कर लेने। अच्छा। तो ड्रामे बन रहे हैं, मैं ये कहती हूँ कि 100 ड्रामे अगर आप वो बना रहे हैं ना, वो फॉर्मूले जो कामयाब है, एक तजर्बा भी कर लीजिए, यानी 101 ड्रामे बना है क्या सारा लव ट्रायंगल बस यही चल रहा है अगर देखा जाए तो? बात यह है कि जज्बे हर शख्स में है। ड्रामा, इनफैक्ट ड्रामा है ना, हाँ, तो ड्रामे में क्या है, उसमें जज्बे है। तो सबसे जो लव ट्रायंगल ही तो बेसिकली है, देखिए सास बहू भी क्या है, लव ट्रायंगल। वो एक शख्स है, उसको माँ भी प्यार करती है, उसको बीवी भी प्यार करती है तो मोहब्बत की कहानी ना, हाँ, ऐसे ही। ठीक है। अब उस औरत की जगह आप उठा के दूसरी औरत कोई और रख दे, वो माँ ना हो, वो कोई महबूबा रख दीजिए, कोई और रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, लव ट्रायंगल तो वहीं मौजूद रहेगी। ये एक अजली और अब्दी मुसल्लस है जो चलती रहती है। आप इवन अगर पहला कत्ल भी ऐसे ही हुआ था, लव ऐसे ही हुआ ट्रायंगल था। पे। तो ये लव ट्रायंगल तो एक बाइबैलिकल स्टोरी है, ये चलती रहेगी, ये इसी तरह रहेगी। हाँ, इसके अलावा अगर हम और कोई बात करते हैं ना, तो उनमें सिर्फ बात वही होती है कि आप उसको बात कहने का ढंग नया होता है। ठीक है। कहानियाँ तो वही पुरानी है जी,
कौन सी नई कहानी है? सिबलिंग जेलसी आप दिखा रहे हैं, तो आप बताइए कि जो कहानी यूसुफ और जुलेखा की है, उससे बड़ी कहानी आप मुझे उठा के दिखा दीजिए। हाँ भाई, उसी कहानी को अगर आप नाम बदल के बना दें तो वही भाइयों की जेलसी है, वही किस्मत है, वही सब कुछ है, वही मोहब्बत है, वो सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। कहानियाँ वही हैं जो बाइबलिकल स्टोरीज है, वही चली आ रही हैं। बस सिर्फ बात क्या है कि तो मुझे इस वक्त जो सब चल रहा है ना, उससे बहुत ज़्यादा इख्तलाफ नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा इख्तलाफ ये है कि थोड़ा अपनी, क्योंकि हम उर्दू ज़बान के लोग हैं, मैं ये नहीं कहती कि बहुत सकील, लेकिन आप थोड़ा सा डायलॉग्स पे, लहजों पे, आवाज़, वॉइस ट्रेंड कर लें अपने आप को। जी। हमारे इस वक्त पे जो आर्टिस्ट है ना, वो वॉइस ट्रेंड नहीं है। और जो जूनियर कास्ट होती है, जूनियर कास्ट के ऊपर ड्रामे में बहुत मेहनत होनी चाहिए, क्योंकि ड्रामा हीरो हीरोइन का नहीं होता। ये भी मैं बहुत इस चीज़ से इख्तलाफ करती हूँ कि कोई प्रोटैगनिस्ट एंटैगनिस्ट उस तरह नहीं होता। ड्रामे में कहानी होती है, और उसमें जिनको हम सपोर्टिंग कैरेक्टर कहते हैं, सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं होते, वो उतना ही पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, क्योंकि ड्रामा है ना, उनकी भी पूरी पूरी जिंदगी आ रही है, तो उनकी एक्टिंग, उनके ऊपर भी उतना ही मेहनत करनी चाहिए जितनी हम मेन 2 कैरेक्टर्स पे करें, बाकियों पे भी उतनी मेहनत हो। तीसरी चीज़ ये कि बहुत फ्लैशी कपड़े और वो बहुत चीज़ें जब आप बनाते हैं ना, तो आप उनको फिल्म वाला टच दे देते हैं, ड्रामे का टच खत्म हो जाता है। इवन अब तो बड़ी फाइट शाइट भी ड्रामा में वही आ रही है, क्योंकि फिल्म नहीं है ना, तो वो सारे अपना शौक इधर पूरा कर। अच्छा, आजकल एक बड़ा फेमस ड्रामा चल रहा है, बड़े मतलब लोग उसको पसंद कर रहे हैं, उसके रिव्यूज देखते हैं हम, सामल यार पिया, आपने देखा? मैंने फिलहाल देखा तो नहीं, लेकिन हाशिम नदीम साहब के ड्रामे ऑब्वियसली वो तो कमाल लिखते हैं। फिर ये है कि जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, ये शायद दानिश नवाज ने डायरेक्ट किया। तो दानिश माशाल्लाह वो तो टैलेंटेड लड़का है बहुत ज़्यादा। तो यकीनन मेरा होता सिलसिला ये है कि जब ड्रामा ख़त्म हो जाता है, फिर मैं उसको यूट्यूब पे मुकम्मल देखती हूँ। हाँ, ताकि वो बार बार वो जी बीच में वो बिंज वॉच करती हूँ। तो ये है कि हाशिम साहब माशाल्लाह। अच्छा, आपने अपने अलावा आज तक जो ड्रामा आपको बहुत पसंद आया, जो आपका अपना लिखा ना किसी का? अब ये आप पिटवाएंगे सबसे। नहीं, मुझे तो अपने भी ड्रामे नहीं को ख़ास पसंद है, तो मैं अपने और नहीं देखती। अच्छा, ड्रामे नहीं देखती? मैं ड्रामा नहीं देखती। देखिए, पुराना कोई ड्रामा चले जो पसंद है, जब देखती थी तब भी नहीं पसंद थे, जैसे तन्हाइयाँ नहीं देखे। आप तो अभी कह रही थी कि हम ड्रामे देखते, वो पुराने ड्रामे बहुत अच्छे थे, आपको कैसे पता? वो तो मैं वैसे ही कहती हूँ, सब कहते हैं, मैं नहीं देखती थी। देखिए, मैं जी इतनी शैतानियाँ दिन भर करती थी जब ये ड्रामे आया करते थे ना, तो मुझे तो शाइस्ता ज़ैद याद है। मेरी याददाश्त का रात होने से पहले आखिरी चेहरा, वो 7 बजे की खबरें होती थी, मैं 7:30 बजे टन। अच्छा, आप कोकला छिपाकी खेलती थी? आपके वो कोकला, बंदर किला कोकला, आपके नॉवल में मैंने पढ़ा है। बड़े खेले, बड़ी पिटाई खाई, वो कोकले से बड़ी कोट खाई है। बंदर किला भी खेले? बंदर किला, जूतियां बड़ी खाई। दरख्तों पे भी चढ़ी हैं? सब कुछ किया, सब कुछ किया। आम तोड़े? आम तोड़ने की क्या जरूरत है, आम तो खुद ही टपक जाते हैं। ये जी आपको तोड़ने पड़ते हैं आम। बड़ी गहरी बात की। बात ये है जी, टपके के आमों का मजा ही कुछ और होता है। ये राइटरों के, ये आर्टिस्टों के, ड्रामा इंडस्ट्री के बड़े सारे लोगों, ये इतने स्कैंडल्स क्यों आते हैं? कब आते हैं? मेरा तो कोई नहीं आया। जिनका आया बता दो। नहीं, किसका आया? खलील रहमान कमर साहब। देखिए, खलील साहब जो है ना, वो एक बंदा है बेचारा, तो उसको बर्दाश्त करने इतने सारे राइटर्स में। अच्छा, और मुझे बता दें किसी और राइटर ने कभी? आर्टिस्टों का आते हैं। नहीं, आर्टिस्टों के भी हमारे बेचारे बड़े अच्छे बच्चे हैं, वो कभी पुराने वक्तों में होते थे, अभी तो देखिए किसी इनको तो ये इतने बेचारे, हम मरी हुई जनरेशन है ना हमारी सारी, इधर कोई स्कैंडल बना ही नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, खलील साहब तो पुराने वक्तों के आदमी हैं, उनमें इतनी हिम्मत है कि वो स्कैंडल बनवा लेते हैं। अब नहीं किसी का स्कैंडल आता। अच्छा, नए वालों को कोई नहीं, इतनी हिम्मत नहीं। देखिए, है ही नहीं स्कैंडल, बेचारे क्या है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपको जो लक्स अवार्ड दिया गया था, वो किस लिए दिया गया था? जुगता ये वैसे मुझसे मेरे एक दोस्त ने अभी LA में थे, तो उनके साथ फिरते रहे, तो डायरेक्टर हैं, तो 5वें 6ठे दिन उन्होंने मुझसे कहा, ना आप बड़ा क्लासी लिखती हैं। तो मैंने कहा, हाँ सिराज भाई, इसमें क्या? लगता नहीं है। अच्छा, एक बात मुझे याद आ गई, आपने वो बात की ना, आप अमेरिका गई हुई थी, मुझे ये बताइएगा कि इंडिया का नेटफ्लिक्स पे बहुत कंटेंट पड़ा हुआ है, हमारा क्यों नहीं है?
या और जितने भी देखिए- प्लेटफॉर्म्स इस तरह के हैं उन पे लोगों का तो बहुत कंटेंट है, बड़ी बड़ी सीरीज है, बहुत अच्छा है, तो हमारा क्यों नहीं है? जवाब तवील हो जाएगा, खासा टेक्निकल है, बहरहाल मैं मुख्तसर करके बताती हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो एक ऑडियंस पॉकेट है उर्दू हिंदी, उसको वो एक बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया की, वो वहाँ एक के बाद एक फिल्म डाल रहे हैं या अपने जो भी शोज़ हैं, तो वो सैचुरेटेड है। दूसरी बात, नेटफ्लिक्स देखता है कि कहाँ से सब्सक्रिप्शन ज़्यादा आ रही हैं। चूँकि ये प्लास्टिक मनी से सब्सक्रिप्शन है नेटफ्लिक्स की, तो पाकिस्तान में तो कार्ड इतने ज़्यादा वो नहीं है ना, लोगों के पास प्लास्टिक मनी नहीं है, तो उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं हैं पाकिस्तान से। तो जिस जगह के जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होते हैं ना, उसकी स्टोरी को वो उतना ज़्यादा नहीं, मैं थोड़ा सा इससे डिसएग्री करूँगा। देखें, अब अर्तुगरुल आया, वो भी तो उसकी तो लैंग्वेज ही कोई भी नहीं थी, तर्कश कितने लोग समझते थे, लेकिन सबटाइटलिंग थी, वो भी छा गया, अच्छा नहीं, कंटेंट मैं उस मामले में नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि जब ये लोग टेक्निकली देखते हैं ना, तो ये देखते हैं कि सब्सक्राइबर किस मुल्क के ज़्यादा हैं, किस मुल्क से पैसा ज़्यादा आ रहा है। तो जब आप एक अकाउंट सब्सक्राइब करते हैं तो आप करते हैं क्रेडिट कार्ड पे जी। पाकिस्तान से उतने सब्सक्राइबर नहीं है, ज़्यादातर हम लोग इधर उधर से ही देखते हैं, जो हैं वो चंद एक हैं, मतलब एक क्लास है जो देखती है, सारे लोग नहीं देख रहे ना। अच्छा इंडिया में क्योंकि प्लास्टिक, इंडिया में प्लास्टिक मनी है ना, दो सारे सब्सक्राइबर इंडिया में थोड़ी है, पूरे वर्ल्ड में है जहाँ जहाँ लोग बैठे। अब पाकिस्तान का 1 करोड़ बंदा बाहर बैठा हुआ है। बिल्कुल है, लेकिन वो देखेंगे पाकिस्तान से, तो आप हमें ये क्यों नहीं मान रही कि आप अच्छे राइटर नहीं है, यहाँ कंटेंट अच्छा बन नहीं रहा? उसकी दो यहाँ पाकिस्तान में राइटर बहुत अच्छे हैं, वो पाकिस्तान का भी एक बन भी रहा है। नहीं, राइटर डायरेक्टर में मसला नहीं है, हमारा प्रॉब्लम ये आ जाता है जी, जो कंपनीज है ना, इनफैक्ट उन्होंने कंपनी से बात करनी हो, मेरे पास तो नहीं आएंगे। हाँ, ये बात ठीक है, जब कंपनी से बात करते हैं वो एक खास अमाउंट जो मतलब होती है बड़ी प्रोडक्शन कंपनी को वो लेते हैं, उसकी रीजन ये उनकी प्रोडक्शन वैल्यू बहुत ज्यादा है। यस, ये है। वो उनकी प्रोडक्शन वैल्यू इतनी हाई है, जिस स्टैंडर्ड की वो चीज चाहते हैं ना, उतनी लाइट, वो सारा कुछ इतना पैसा बहुत ज्यादा टेक्निकली, वो जिस टाइप के कैमरे हैं, वो चीजें हैं, वो महंगा पड़ता है। देखिए, राइटर एक्टर उनको हमारे कोई नापसंद नहीं है। मैंने ZEE5 के साथ काम किया, अभी भी मेरी फिल्म पड़ी हुई है, और आगे भी था, कर लेती मैं, लेकिन बावजूद नहीं कर पाई नज़रियाती वजूहात की वजह से। वो नज़रियाती ये वजूहात नहीं, और नज़रियाती वजूहात ही, मेरा उनके साथ नज़रिया नहीं मिलता समहाउ, बहुत सारी रीजंस की वजह से, तो मैं शायद कर लेती काम। रीज़न ये है कि वो हम लोगों के साथ काम करना चाहते हैं। मसला ये है कि हमारे यहाँ फाइनेंसर उतनी बड़ी कंपनी पीछे आएगी। अभी मोमिना दुरैत का प्ले एक है जो अभी नेटफ्लिक्स के लिए उन्होंने बनाया है, मुझे उसका नाम भूल रहा है, फरहत इश्तियाक का है, और वो शूट हो चुका है, और मेरा ख्याल है कि आजकल उसका पोस्ट वर्क जारी है, तो वो आएगा इसके ऊपर। इसके अलावा पिंकी मेम साहब भी पाकिस्तानी, शाज़िया अली खान ने बनाई थी, वो भी इस पे फिल्म रही, और अनाया तुम्हारी हुई, हाँ, वो भी रही थी, फिजाली वगैरह। सीजन का भी दौर, बड़े बड़े सीजन ऐसे बने, ऐसे नेटफ्लिक्स पे बने कि छा गए, और उनकी क्वालिटी प्रोडक्शन ऐसी कि बड़ी बड़ी फिल्मों को मतलब। दूसरी बात यह है कि इसका जो उर्दू का या हिंदी का समझ लें कि डेस्क है ना, दैट इज़ इन इंडिया, दैट इज़ नॉट इन LA। तो जब वो इंडिया में चला गया तो हमारी कहानी तो ख़त्म हो गई ना। अब LA में हैं, कंपनीज हैं, दे आर ट्राइंग, तो हम उस पॉकेट को समहाउ, हमारे प्रोड्यूसर समझ लीजिए या समझ लीजिए हमारे प्रोडक्शन हाउसेस, उस पॉकेट को हम कैप्चर नहीं कर पाए। आमना, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जाना भी है, थोड़ी सी जल्दी थी इसलिए, वरना गुफ्तगू तो अभी चल रही थी, आपने बहुत जल्दी कर दी ख़त्म करने, क्योंकि आपने बताया कि आपने डिनर पे जाना, लेकिन फिर भी 1 घंटा 1.5 हो चुका। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आप हंसती रहें, अब मुस्कुराती रहें, अच्छा लिखती रहें पाकिस्तानियों के लिए, और जो मैं हमेशा आपको दुआ देता हूँ, सदा सुहागन रहे। थैंक यू।